Hello students, due to few busy and hectic schedule, your class lecture video was paused for few days. But now from today I will continue the chapter gravitation and flotation. In the last class we have already finished the chapter forces and laws of motion, and today we will discuss about gravitation and flotation. तो आज हम gravitation and flotation की स्टडी करेंगे. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे कोर्स का. एक्चुअली जब भी हम ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे तो ग्रेविटेशन में हम फोर्स एंड ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे. और सेकेंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे कुछ लॉज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन से. सो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन की स्टडी करेंगे. फर्दर हम फोर्स एंड ग्रेविटेशन में ऐसे फोर्सेस और ग्रेविटेशन में की स्टडी करेंगे जो टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो. टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो. और फिर हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे फोर्स एंड ग्रेविटेशन की जो बिटवीन बिग बॉडीज एंड प्लैनेट्स के बीच में हो. बिग बॉडीज एंड प्लैनेट्स के बीच में. फिर हम लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में स्टडी करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. फ्री फॉल ऑफ बॉडीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी, मास एंड वेट के बारे में. यही इतने टॉपिक हैं जो हमें ग्रेविटेशन में स्टडी करनी है. फ्लोटेशन में कौन कौन से टॉपिक हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के पोर्शन को ओवर करेंगे और यही इतने सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से. जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले लें, मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है. एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो वह एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद फिर वह नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है. चलिए एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें और उसे हम सडनली ऐसे ड्रॉप कर दें. ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाएगा. तो ऐसा कौन सा वर्च्यू है फिजिक्स का जो कि उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ भेज रहा है, नीचे की तरफ भेज रहा है? या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो वो ऊपर चलता चला जाए और ऊपर ही चला जाए, नीचे आए ही ना? ऐसा नहीं होता है. ऑब्जेक्ट नीचे आता ही आता है. और इस चीज़ को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था न्यूटन सर ने. न्यूटन ने इन्वेस्टिगेट कैसे किया? ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक्सपेरिमेंट था. ऑब्वियस मीन्स अपने आप हो गया, करना नहीं पड़ा. ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट था. बस कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा ऑब्वियस इवेंट हुआ जिसको न्यूटन ने एनालाइज किया. न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और सडनली एक सेब एप्पल उनके सिर के ऊपर गिरा. एप्पल गिरा तो न्यूटन ने ये सोचा कि जब ये एप्पल पेड़ से अलग हुआ या ट्री से जब भी अलग हुआ तो वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों आया? और इसी कॉन्सेप्ट ने न्यूटन के माइंड को काफ़ी स्ट्राइक किया और न्यूटन ने उसी दिन से ग्रेविटेशन की स्टडी करनी स्टार्ट कर दी. इस पर मैंने एक अलग से भी वीडियो डाल रखी है कि महामारी के दौरान किस तरह से न्यूटन ने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, काफ़ी सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया. आप मेरा वो वीडियो भी ज़रूर देखेंगे. ठीक इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे. उससे आपको काफ़ी सारे मोटिवेशंस मिलेंगे और साइंस में एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं एक आइडिया भी आपको लग जाएगा. हमारे नेचर में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड होती हैं या उनको साइंस से रिलेट किया जा सकता है. कोई ना कोई प्रिंसिपल एक ऑब्वियस एक्सपेरिमेंट से भी जनरेट हो सकता है. तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के आज का ये लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं. तो ग्रेविटेशन में आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा कि न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा और न्यूटन साहब ने स्टार्ट कर दी ग्रेविटेशन की खोज. तो
ये ग्रेविटेशन एक्चुअली में है क्या? ग्रेविटेशन है फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये किस तरह का फोर्स है? ये एक अट्रैक्शनल फोर्स है, यानी कि ऐसा फोर्स जिससे चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। और ऐसा नहीं है कि जब चीज़ें जो है पास पास हैं तभी ये फोर्स होगा, चीज़ें दूर दूर हैं तब भी होगा, बहुत ज़्यादा दूरी है तब भी कुछ ना कुछ फोर्स। यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता ही करता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज हम ग्रेविटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two objects by the virtue of their masses and distance between them. It's called ग्रेविटेशन। हाँ, एक सवाल और है कि जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ की तरफ क्यों आता है? यानी कि उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन है उसके वजह से ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ आता है। ग्रेविटेशन में न्यूटन ने एक यूनिवर्सल ला दिया। यूनिवर्सल मीन्स ऐसी चीज़ जो स्पेस में किसी भी प्लेस पर ट्रू हो, स्पेस में किसी भी प्लेस पर ट्रू हो, ऐसी चीज़ों को हम यूनिवर्सल कहते हैं। यानी कि यूनिवर्स में किसी भी प्लेस पर हम जाएं, वो रूल्स या लॉ जो भी हैं वो ट्रू होने चाहिए। दोज आर कॉल्ड यूनिवर्सल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन साहब ने ये कहा कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज ऐसे कहीं पर भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पास पास हों या दोनों दूर दूर ही हों, कहीं पर भी हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। हमने मान लिया कि इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, सपोज ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, इसे हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट कह दिया, इसके मास को हमने m1 से डिनोट कर दिया और सेकेंड ऑब्जेक्ट के मास को हमने m2 से डिनोट कर दिया। तो इस तरह से यूनिवर्स में अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसी को न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू कैलकुलेट किया। इसके पहले भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, वो कर चुके थे, और न्यूटन ने हेनरी कैवेंडिश के ही एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया और काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स दिए, काफ़ी सारे अच्छे साइंटिफिक रिजल्ट्स दिए। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन साहब ने ये कहा कि जितना यूनिवर्स में सिचुएटेड टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जितना फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाएगा, सेम उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पर लगाएगा। और ये जो फोर्स होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज अगर आर हम एज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों मासेज के बीच की डिस्टेंस को अगर हम स्मॉल आर एज्यूम कर लें तो आर स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ, क्या सेंस हुआ?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कहने का सेंस ये है कि M1 M2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, और प्रोडक्ट ऑफ मासेस जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे फोर्स भी घटेगा, मतलब सिमिलर चेंजेज होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का सेंस ये है कि ये क्वांटिटी ठीक वैसे ही चेंज होगी जैसे कि ये ओवरऑल क्वांटिटी M1 M2 अगर इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, M1 M2 अगर डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह की रिलेशनशिप होगी। अब आइए सेकेंड पे आते हैं हम, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या है कि फोर्स आर स्क्वायर यानी कि मासेस M1 और M2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर टर्म जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा, और आर स्क्वायर जैसे जैसे कम होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, फोर्स की वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। कहने का सेंस यह है कि ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम जितना ही बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा। अब इन्हीं दोनों रूल्स को न्यूटन साहब ने क्या किया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करके एक फार्मूला दिया जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो न्यूटन साहब ने यह कहा कि एवरी पार्टिकल in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप ये पूरा स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अभी अभी मैंने समझाया है, लेट M1 एंड M2 आर द masses of objects 1 and 2 respectively means object 1 का मास M1 और object 2 का मास M2 respectively, separated at a distance हमने दोनों के बीच की क्या एज्यूम किया, स्मॉल आर। डिस्टेंस स्मॉल आर इन यूनिवर्स में कहीं पर भी इसके बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है। Therefore force of attraction between वन एंड टू के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²।
इन दोनों रूल्स को हम एक साथ कंबाइन करें, हम इसे इस तरह से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा कैपिटल G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया इसे ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्स में हर प्लेस पर सेम होता है, हर प्लेस पर सेम होता है। और ये कैपिटल G है, कैपिटल G की वैल्यू हर जगह सेम होती है और इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है जिससे हम बाद में डिस्कस करेंगे। चैप्टर को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। सो वेयर G इज called universal gravitational constant। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ से हम G को लिख सकते हैं G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। G को यहीं रहने देते हैं, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को इधर लाते हैं, इस साइड में डिवाइड है, दूसरे साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। M1 M2 को भी इधर ही लेते आते हैं, M1 M2 इस साइड में मल्टीप्लाइड है, दूसरे साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इस साइड में क्या होगा एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2। तो G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई M1 M2। अब यहीं से हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट को भी कैलकुलेट कर ले सकते हैं। F क्या है, फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। आर स्क्वायर, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2। ये क्या है, मासेस हैं, मासेस, मास की यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम मीन्स किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, बस केवल इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, उसके लिए कोई डेरिवेशन करके या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। एक्चुअली ये वैल्यू डिसाइड की गई थी हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से। कैपिटल G की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में काम आने वाली है, तो इसको आप याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे अच्छे से। और इसे किसने डिराइव किया था, इसे काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद हेनरी कैवेंडिश ने डिराइव किया था। और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैपिटल G की वैल्यू को निकालने के लिए किया था उसको हम हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये टर्म आपको याद रखना है। ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है। इस वैल्यू का यूज आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जब भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सम सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स नेचर में फोर्स किस तरह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है खुद को कैसे सिग्निफाई करेगा। काफ़ी सारे हमारे नेचर में फिनोमेनन होते रहते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंट है, इसी चीज़ को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो एक प्लानिटरी सिस्टम ले लीजिए, प्लानिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं एक अरेंजमेंट में एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं
और एक दूसरे पर एक डिफिनिट अमाउंट में ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट पर बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और कोई प्लैनेट किसी प्लैनेट पर बहुत कम फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मीन्स एक डिफिनिट अमाउंट में ही फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिससे कि हमारे इस पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का बैलेंस बना रहता है, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का बैलेंस बना रहता है। तो सबसे पहला जो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया, इट होल्ड्स द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम को बाइंड या होल्ड करके रखता है। और एक और एग्जांपल अगर हम ले लें कि जो हमारा अर्थ है एटमॉस्फेयर सिस्टम से बाउंडेड है, एटमॉस्फेयर सिस्टम से बाउंडेड है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को अर्थ के अराउंड बाउंड कौन करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर होल्डिंग एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, थर्ड सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो नेचर में काफ़ी सारे फिजिकल फिनोमेनन या इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्लो ऑफ वाटर। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाउंड होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही बाउंड होती हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स ही वाटर फ्लो को अलाउ करता है, रेनफॉल एंड स्नोफॉल, इन सारी चीज़ों को अलाउ करता है। सो फॉर फ्लो ऑफ वाटर rainfall and snowfall in environment। तो इन्वायरमेंट में जो रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्लो ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स का काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट रोल है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ पर और अर्थ के एटमॉस्फेयर पर सारी चीज़ों को एक डिफिनिट अरेंजमेंट में बाइंड करके रखे हुए हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं रहेंगी। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट किसी तरह भगेगा, कोई ऑब्जेक्ट किसी तरह भगेगा, या एक मतलब रैंडम अरेंजमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कह लें कि रैंडम अरेंजमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। और मेनली जब नेचुरल हजार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपके थंडर्स, नेचुरल हजार्ड्स में मेनली यही होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस ब्रेक हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ब्रेक होते हैं और नेचुरल हजार्ड्स जनरेट होते हैं। तो काफ़ी सारे सिग्निफिकेंस रूल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के। अभी मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया है, आप स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे, सेल्फ स्टडीज करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ों को लर्न करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये एक नेचर में ये एक फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल मीन्स इस फोर्स से तो कई सारे फोर्सेस जनरेट किए जा सकते हैं, बट किसी अदर फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये बेसिक, मोर बेसिक या कह लीजिए कि एक फंडामेंटल फोर्स है। सो इट इज़ अ फंडामेंटल फोर्स। इट इज़ अ फंडामेंटल फोर्स। सेकेंड, हमने फोर्स टाइप्स डिस्कस किए थे, तो ये एक एक्शन एट ए डिस्टेंस टाइप फोर्स है। एक्शन एट ए डिस्टेंस टाइप फोर्स है, यानी कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इट इज ए एक्शन एट ए डिस्टेंस टाइप फोर्स। कहने का सेंस क्या है कि इसमें किसी भी तरह के फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
कॉन्टैक्ट फोर्सेज में क्या होता था कि फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट होती थी, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें किसी तरह के फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये एक एक्शन एट ए डिस्टेंस टाइप फोर्स है। यूनिवर्स के किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये एक एक्शन एट ए डिस्टेंस टाइप फोर्स है। और तीसरी चीज़ कि ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, सो इट इज़ अ अट्रैक्शन फोर्स आल्सो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये डिपेंड करता है मासेस पर, और सेकंड पार्ट हमने क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस यूनिवर्स में कहीं पर भी प्लेस हो, सपोज जैसे एक ही कमरे के बीच में प्लेस हैं दो ऑब्जेक्ट्स, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सपोज हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को एक कमरे में रख दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट को दूसरे कमरे में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को एक कमरे के अंदर रखा है, घर के कमरे के अंदर, और दूसरे ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फेंक दिया कहीं बाहर ले जा करके, तो डिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो ऐसे करके यूनिवर्स में जितना हम यूनिवर्स में कहीं ले जा करके दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंकते कहीं पर भी, तो जितना ज़्यादा हम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। और मासेज का क्या है कि मासेज जितना ही ज़्यादा होंगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेज जितना ही ज़्यादा होंगे उनके प्रोडक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, और प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे मीन्स उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हैवियर द मास हैवियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैवियर द मासेस हैवियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन masses of objects। किस तरह से डिपेंड करता है, हैवियर द masses, यानी कि masses को बढ़ाते जाए, लार्जर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लार्जर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लें, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जितना ही बढ़ाते जाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होता चला जाएगा। सो स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर द वैल्यू ऑफ फोर्स। किसी एक ही स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे, स्मॉलर द डिस्टेंस लार्जर द वैल्यू ऑफ फोर्स, या आप ये भी कह सकते हैं लार्जर द डिस्टेंस स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किन किन चीज़ों पर, ये एक फंडामेंटल फोर्स है, एक्सलरेटेड डिस्टेंस टाइप फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, ये मासेस पर डिपेंड करता है और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली और हमने इसके सिग्निफिकेंस को भी डिस्कस कर लिया। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तीसरा काम ये करें कि क्लास वाइज प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट कॉलम में जाएं, क्लास 9th की वीडियोज़ को चूज करें और सारे वीडियोज़ को देखें, रेगुलर देखें, वीडियोज़ को रिवाइज भी करें। और दूसरी चीज़ की काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं या कुछ चीज़ें लगता है कि मुझे नहीं समझ में आई, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आई, उसे आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखें या चैनल के टाइमलाइन पर हमने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर दिया करूँगा। या उसके लिए एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हमारा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको मैं अलग से डिस्कस कर दिया करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के एंड में मेरा जो पिक दिख रहा है या मेरी जो फोटो दिख रही है उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, आप चैनल को वहाँ से इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और
शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपके समझ में आ रही हैं चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं अच्छे से या नहीं पहुंच रही हैं। आपका फीडबैक इंपॉर्टेंट है, अपना फीडबैक दीजिए जिससे कि वीडियो की क्वालिटी को और भी इम्प्रूव किया जा सके, लेक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू।